धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की, क्योंकि इन सब खबरों को आप लोग भी बड़ी दिलचस्पी से, बड़ी बेताबी से सुनते हैं। कल हमने 40 मिनट के आसपास अपना ही पूरा एपिसोड रिकॉर्ड किया, लेकिन आप लोगों ने उसे भी सुना। हालांकि कुछ लोग आ गए, कमेंट्स करने लगे कि छोटा बनाइए, लेकिन आप जानते हैं कि हम खबरों की कितनी भरमार रखते हैं, इसलिए लोगों को मसाला भी खूब मिलता है और रोजाना बन भी इसलिए जाता है क्योंकि इन सब चीजों पर, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की शुरुआत करते हैं सीधे सीधे। इजरायली विदेश मंत्रालय का डायरेक्टर इंडिया में क्यों घूम रहा है? विदेश मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय का डायरेक्टर है और वो मेजर जनरल रैंक के हैं, मतलब काफी ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं और यहाँ हमारे आर्मी चीफ और बाकी लोगों से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से कई मसलों पे बातें हो रही होंगी, क्योंकि जो रिपोर्ट भी आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी लंबी दूरी के वो पार्टनर हैं। इनका आदान प्रदान होता है, अस्त्र शस्त्र का नहीं, विचारों का भी। और कहने के लिए इन्होंने कहा है कि हमारा 2000 का हमारा इतिहास है, हमारा सिविलाइजेशन है, भारत का भी और जहां तक यहूदियों का उनका भी, और हमारा संबंध रहा है, इसको और मजबूत बनाने की बात है। लेकिन अंदरूनी बातें क्या हुई वह नहीं बताया गया। किस तरह से आर्म्स का जो यदा कदा अखबारों में आता रहा है, मीडिया में, कि भारत से आर्म्स अम्युनिशन जा रहे हैं इजराइल को, जिसका भारत ने नकारा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि उस पर भी चर्चा हुई होगी। और जहां तक भारत में किसी भी प्रो पैलेस्टीनियन मुद्दा को उठ के कोई आंदोलन खड़ा हो या सोशल मीडिया पे भी लिखा जाए, उसका विरोध करता है भारत सरकार, उसको नहीं होने देता है। इन सब की चर्चा हुई होंगी। और मिडिल ईस्ट में यदि युद्ध भड़कता है, जिसकी संभावना है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री भी अमेरिका में और बाकी सारे गुपचुप मीटिंग मिडिल ईस्ट में भी कई देशों में चल रहा है, तो लगता है उस पर भी कुछ चर्चाएं होंगी कि भारत उस स्थिति में क्या करेगा या क्या करना चाहिए। जी, आर्मी चीफ से मीटिंग क्या आपको कुछ खटकती नहीं है, या इसलिए हुई है क्योंकि वो भी आर्मी से जुड़े हुए हैं और ये भी आर्मी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं वो रक्षा मंत्रालय से ताल्लुक रखते हैं सीधे? केवल आर्मी से, मिलिट्री से जुड़े हुए यह पर्याप्त नहीं, वो तो है ही है। मुख्य रूप से पॉलिटिक्स की बातें हुई होंगी, जिसमें यहां से उन्होंने पता करने की कोशिश की हुई होगी। हालांकि कहने के लिए भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, तो इस पर भी शायद वह कुछ मदद देने को तैयार हो, खास तरह के अस्त्र शस्त्र या रेडार, जो शॉर्ट रेंज रेडार होते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पे जमीन की धड़कन को, हरकत को, जो वहां से पाकिस्तान के बॉर्डर से भी आ रहे हैं, उनका पता करना, आर्म्स अम्युनिशन उनके हाथ में है, आम जनता के पास या इन विद्रोहियों के पास, तो उसका पता करने के लिए। और जहां तक पूरा कम्युनिकेशन का है, उसके ऊपर पता करने के लिए, उसको भी पकड़ने के लिए, इन सब पर भी चर्चाएं हुई होंगी। इस हालात में भी इजराइल कैसे उनकी मदद कर सकता है। जी, श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग हो रही है, वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात की है जय शाह ने, यानी कि बीसीसीआई के जो सचिव हैं उन्होंने, या सीधे तौर पे कहें कि अमित शाह के बेटे ने। हंगामा नहीं है मीडिया में पाकिस्तानियों से मिलने पर, शायद कोई और मिल लेता तो बवाल खड़ा हो जाता। ये मीडिया का रिपोर्टिंग है कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और दोनों बड़े खुश मिजाज नजर आ रहे थे। तो ठीक है, उस हिसाब से करें। हाँ, जहां तक यह तो साफ है, जहां तक इस सरकार के समर्थक लोग हैं या भक्त लोग हैं, उनको यह स्पष्ट नजर आता है कि हमारे लोग गलत काम करें तो अच्छा है, लेकिन हमारे जो विरोधी हैं, जिनके विरोध में हम खड़ा है, वो गलत काम करे। हालांकि मुसलमान उनके विरोधी नहीं है, यह समझ ही गलत है। या कोई भी दूसरे अल्पसंख्यक या औरतें या जो यहाँ के विपक्षी दल हैं, वह देश के विरोध में नहीं खड़ा है कहीं से, वो देश के समर्थन में खड़ा है, देश को आगे बढ़ाने के पक्ष में है, और कहीं ना कहीं से किसानों और आम जनता के पक्ष में है। लेकिन यह उनका एक मत है, यह इनका स्वीकार्य रूप है कि हम जो बात करें, लाइक उदाहरण के लिए वह लोग जाके महात्मा गांधी के चरण में
सर झुकाते हैं, संविधान के चरण में सर झुकाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन वही कांग्रेस या दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी करे तो वह गलत बात है। जी। खुद करे तो रासलीला और करे तो कैरेक्टर ढीला। मुंबई क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहाँ शरद पवार के समर्थक क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं और बीजेपी वाले की बैंड बज गई है। 100 से अधिक मत उन्हें मिले इनके बीजेपी की तुलना में। यह आश्चर्य हो ना हो, लेकिन मेरा समझ इस पे अलग है कि क्रिकेट बोर्ड हो, फुटबॉल हो, कुश्ती की बात हो, जहां लड़कियां लड़के हों, वहां पे राजनीतिक क्यों आ रहे हैं? वहां राजनीतिक क्यों है? वहां पे एमपी एमएलए क्यों आ रहा है? वहां पे भाजपा कांग्रेस क्यों हो रहा है? या एनसीपी बनाम वो क्यों हो रहा है? और इसलिए हो रहा है कि वहां पैसे है, इसलिए हो रहा है कि ये लोग वहां भी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है कि ये मस्ती मौज कर रहे हैं, और यह बड़ा ही गलत है। और देखेंगे तो यहाँ पे केवल राजनीतिक दल नहीं, बड़ा नेता तो उनके बेटे उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके भतीजे आ रहे हैं, यानी भाई भतीजावाद जिसके विरोध में तथाकथित रूप से आरएसएस या बीजेपी नारा लगाता है, वह पूरी तरह से उसमें शामिल है, पूरी तरह से, छोटा मोटा रूप से नहीं। जी। बिल्कुल आपने सही कहा भाई, खेलों का मामला है तो खिलाड़ी होने चाहिए, इनका क्या मतलब बनता है? लेकिन असल में वहाँ पैसा है, और जहाँ पैसा है वहाँ पर धंधा है, और जहाँ धंधा है वहाँ ये लोग क्यों मौका छोड़ देंगे। अगली खबर श्रीलंका से आ रही है। कोरोना के दौर में जिन मुसलमानों को दफनाने के बजाय उनका दाह संस्कार कर दिया गया था, उस मामले पर वहाँ की सरकार माफी मांग रही है। हाँ, 2020 में जब कोरोना का दौर आया था और करीब 350 मुसलमानों को जब मतलब जला के उनका अंतिम दाह संस्कार करा गया, उनके तरीके से ना किया गया, उसका बहुत विरोध हो रहा था। हालांकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, 10% ही है पूरी आबादी का, 2 करोड़ की आबादी का, 2 करोड़ से ज़्यादा ही वहाँ की आबादी का। और इसके बावजूद भी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे जितने भी संगठन थे, उन्होंने कहा कि आप उनको जमीन के नीचे गाड़ियां ने दफनाएं या जला दें या किसी अन्य तरीके से करें, बिजली से कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के वायरस नहीं फैलेंगे से। इसके बावजूद वहां का जो पिछला राष्ट्रपति था, एक शाही था, आंदोलन के बाद से भाग के बाहर गया, वापस फिर आ गया है। जो भी था, ट्रॉट्सकीइटों ने उनके आंदोलन को इन सत्ता के साथ मिलकर बर्बाद नेस्तनाबूद कर दिया। तो खैर जो भी हो, अब यहाँ की सरकार को समझ में आया कि उसने गलत किया है और उसका विरोध हो भी रहा था, उन्होंने माफी मांगी है। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मेरी बात है, अभी मैं गया था बैंगलोर में, मेरे भांजे की वो कैंसर से मृत्यु हो गई, उसमें गया था, वहां देखा था। तो वहाँ पे एक जनरल जो था, आर्य समाजियों का था, वहाँ पे बहुत सारे ताबूत और ये सब बने हुए थे, क्रिश्चियन का भी था। मुझे पता चला कि साल 2 साल के बाद उनको बदल दिया जाता है, क्योंकि जमीन कमी है, और दूसरे ला दिए जाते हैं, आप उसके अधिक पैसा दे तो अधिक समय तक होगा। तो वक्त वैसा आ रहा है कि दुनिया में फिर से सोचना पड़ेगा। आप यूक्रेन में चल जाए तो वहाँ जगह नहीं है, वहाँ भी जितने भी गाड़े गए हैं या जलाए गए हैं, उनका जो बनाया है उनको उखाड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें धर्म का विरोध होना अलग बात है, धर्म को उजागर करना अलग बात है, लेकिन धार्मिक लोग हैं जिनके बारे में मार्क्स ने कहा था कि अफीम है, ना तुम उनको रोजगार दे रहे हो, ना जीने दे रहे हो, उनको मार रहे हो और धर्म भी छीन रहे हो, तो जिएंगे बेचारे कैसे? इसलिए इनकी इन भावनाओं को आहत मत करो, जो कर रहे हैं करने दो, उस आधार को खत्म करो जिनके कारण मजबूरी में ये धार्मिक हो रहे हैं। जी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। छापेमारी और प्रवक्ता को पकड़ने के बाद कल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित पीटीआई के ऑफिस को यह कहते हुए सील कर दिया गया कि उनके पास फायर एनओसी नहीं है। विरोध में वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो ये सब चल क्या रहा है वहां पे सर? ये तो खुलेआम हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो पक्ष में है सोच रहा है विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दे, क्योंकि इमरान खान में इतनी ताकत है, उनकी पार्टी में पीटीआई में इतनी ताकत है कि फिर से वो यदि सही रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ, उनको काम करने दिया जाए, तो पूर्ण बहुमत से फिर सत्ता में वापसी कर लेंगे। क्योंकि वहां की जनता ये समझ रही है कि इनके खिलाफ जो भी किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत किया जा रहा है, गलत आरोप है। ना वो देश विरोधी है, ना वो आतंकी है, ना ही उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो भी लोन आ रहा था उसको रोकने की कोशिश की है। इसलिए ये छोटी मोटी बातों पर, ऐसी ऐसी बातों पर कोशिश कर रहे हैं कि शादी के आधार पे कि शादी गलत था और मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया अपनी पत्नी के साथ। इतने तरह के वाहियात मतलब चीजें हो रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के लिए भी शर्मनाक चीज हो रहा है। जी। पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, वो तो कह रही हैं कि इमरान का घर आतंकियों का हेडक्वार्टर है।
अब इनके पास ये सब कहने के अलावा कुछ नहीं है। अब ये लोग वहाँ वही काम कर रहे हैं जो यहाँ के आरएसएस या भाजपा के आईटी सेल कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब वो दूसरे धर्म पर है, ये अलग धर्म पे है, लेकिन काम वही कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से वहाँ विपक्ष को दबाया जा रहा है और वहाँ की वह मुख्यमंत्री हैं, अपने इनके पिताजी भूतपूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री थे, अभी राष्ट्रपति बन के बैठे पड़े हैं। और जो चीजें ये आरोप लगा रही है वही चीजें इनके ऊपर भी आरोप था, इनके पूरे परिवार के ऊपर आरोप था। झूठ मूठ का आरोप से कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता कम से कम पाकिस्तान की, मुझे जहां तक वहां के सोशल मीडिया में कुछ देखने को मिला है, वह समझ रही है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, वह जनता के पक्ष में नहीं है। जी माफी के साथ आपको करेक्ट कर देता हूं, उनके पिता फिर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अभी वहां राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लंदन से उनको लाया गया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हाँ लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवा दिया। जी हाँ, जी हाँ, वो अपने पार्टी के प्रधान है, ना कि वहां के राष्ट्रपति हैं। धन्यवाद। अगली खबर ब्रिटेन से आ रही है और ब्रिटेन से खबर है इमरान खान के हवाले से। वहां के सांसद क्यों आवाज उठाएंगे इमरान खान के लिए और कह रहे हैं कि उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। कुछ न कुछ सांसद, वैसे देखें कि कुछ ही समय पहले अमेरिका में भी आवाज उठी थी कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में जांच करेंगे कि कितना निष्पक्ष है। हालांकि अमेरिका इन सब के पीछे है। अफगानिस्तान में भी उसके भागने के पहले चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि चुनाव में काफी गड़बड़ियां हुई है और भारी मात्रा में जबरदस्ती उनके जो पिट्ठू थे उनको जिताया गया था। पाकिस्तान में ही हुआ। लेकिन इसके बाद अब इंग्लैंड में आ रहा है, खासकर टोरीज के जाने के बाद से। लेकिन इसकी बड़ी चीज ये है कि वहां के जो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे दोनों तरफ के थे, यानी टोरीज के भी थे और दूसरे जो विपक्ष के उनके भी थे, और जो अभी सत्ता में है यानी लेबर वो भी है। और इन्होंने कहा कि यदि ऐसी लग रहा है, जैसा हमें लग रहा है कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, जबरदस्ती विपक्ष को दबाया जा रहा है, क्यों ना हम भी उसमें शामिल करें और इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाएं। अमेरिका में भी उठाएं, ऑस्ट्रेलिया में उठाएं। और इनके साथ साथ और भी कहा गया कि यह घटनाएं ऐसी बांग्लादेश में भी हो रही है और भारत में हो रही है, हम सबका मुद्दा उठाएंगे। तो इनको ठीक है, ये मुद्दा उठा रहे हैं तो ठीक है। अपने देश के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं, पैलेस्टीन के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है अमेरिका से। आखिरकार वहां की सीक्रेट सर्विस की जो इंचार्ज थी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कल ही उनको कांग्रेस में बुलाकर जमकर फटकार लगाई थी, काफी पूछताछ हुई थी। इस्तीफा तभी क्यों नहीं दिया और अब क्यों दिया। इस्तीफा ना देने के खिलाफ ये महिला हैं, चीटल हैं, उनको नाम इनका है। और इन्हें लगा था कि जो काम कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है, बड़े ही विश्वास के साथ कांग्रेस में जो भी सवाल जवाब किया तो दिया गया। लेकिन दबाव इतना आ गया केवल अपने ही पक्ष से नहीं बल्कि विपक्ष से भी। अब देखिए चुनाव जहां तक है वह अब बाइडेन हट चुके हैं, यानी ट्रंप बनाम कमला हैरिस हो गया है। और अभी कमला हैरिस के पक्ष में जो इनको वहां पे चंदा इकट्ठा किया जाता है वह भी एक पैमाना माना जाता है कि किसको कितना अधिक चंदा मिल रहा है। और इनको भारी मात्रा में मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर अभी एक दिन के अंदर में इनको मिला है। और दूसरे इसी बीच में वहां CNN ने एक वो करवाया, सर्वे करवाया ऑनलाइन, तो पाया कि इनके पक्ष में 44% और ट्रंप के पक्ष में, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में केवल 42%, यानी 3% से आगे हो चुकी है। बाकी 4-5% दूसरों के पक्ष में गया। इस हालात में उस तरह की चीजें जिनके कारण ट्रंप को कहीं से भी यदि सिंपैथेटिक वोट मिलता है, इसके खिलाफ है अब यहां तक कि आपकी बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेट्स की पार्टी, इसलिए कहते हैं कि भाई उनको हटाओ। और सारा जिम्मेवारी उनके ऊपर डाला जा रहा है, ना कि डेमोक्रेट्स के ऊपर डाला जा रहा है। अब उनके पास कोई उपाय था नहीं, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी, सब विरोध करने लग गई है, तो उन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दे दिया। जी ट्रंप को लेकर काफी आक्रामक प्रचार किया है कमला हैरिस ने शुरुआत में ही, और कहा है कि महिलाओं की इज्जत को लूटने वाले दरिंदा कहा है कि उसको जो है सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा और इसके लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी। कमला हैरिस ने अपनी तरफ से सही बात कहा है। हालांकि पहले उन्होंने झूठ कहा था जब इनका नामांकन राष्ट्रपति की तरह नहीं था, और कहा था कि ट्रंप जो है वो अबॉर्शन के खिलाफ है, जो कि ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। ट्रंप का पता है, पहले भी बहुत भद्दे बयान दे चुके हैं महिलाओं के खिलाफ। खुद एक महिला के साथ जो एक्ट्रेस हैं या पॉर्न स्टार थी उनके खिलाफ किया था, कोर्ट ने इनको दोषी भी पाया है, भले इनको दंड मिले ना मिले। तो उस हिसाब से ट्रंप एक जो शब्द आपने कहा उसके साथ साथ मैं ऐड करूंगा कि जाहिल भी हैं
और बड़ा ही बकवास करते हैं इन अक्ल के नाम पर। वैसे ही है जैसे बाइडेन है या दूसरे लोग हैं, नेतन्याहू है, और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, और बाकी दुनिया भर के जितने भी देख लें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी हिसाब से बनते हैं। लेकिन वैसा नहीं कि कमला हैरिस अपने आप में बहुत ही स्वच्छ है। हाँ, इनके ऊपर कोई आरोप उस तरह का नहीं है, और लग रहा है कि पासा पलट रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल यही नजर आ रहा है। जॉर्ज शॉपिरो कौन है जिनको बताया जा रहा कमला हैरिस उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनवा सकती हैं? जहां तक इनकी बात है, जॉर्ज शापिरो की बात है, यह रहे हैं डेमोक्रेट्स के साथ शुरू से रहे हैं, और एक स्टेट के वहाँ गवर्नर भी रह चुके हैं शायद। और मतलब बेसिकली इनका ये है कि यह माने जाते हैं कि यह विवादित पुरुष नहीं है, ना ही बाइडेन की तरह सठियाए हुए हैं, यंग है उसके हिसाब से, ना ही यह ट्रंप की तरह इनके ऊपर आरोप लगा हुआ। ट्रंप के ऊपर तो 40 से अधिक आरोप है, और उस हिसाब से यह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कमला हैरिस के यह पहले मतलब इनके अपने पसंदीदा व्यक्ति हैं, इसलिए है। अभी इनके बारे में और भी बातें आएंगी, अभी तो देखना है। लेकिन तत्काल के लिए इतना ही है कि इनका नाम जोश शैपिरो भी है, और जैश शैपिरो। अब जैश जोश क्या है, अब मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा नाम रखा गया है, लेकिन है। जी एक शख्स और हैं जिनका नाम है एंडी ओलाग्स। वो बाकायदा एक अर्जी दाखिल करके कह रहे हैं कि कमला हैरिस ने इस बात को छुपा के रखा कि बाइडेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये देश के साथ धोखा हुआ है। कमला हैरिस को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए और बाइडेन को इस्तीफा देना चाहिए। अब ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, इससे कमला हैरिस को जहां तक सिंपैथी वोट में बढ़ेगा। ठीक है, छुपा कर रखी है, महिला है, उप राष्ट्रपति थी, उनके नंबर 2 थी, इनको पता था कि ना पता था हमें नहीं मालूम, मान लेते पता भी था तो क्यों भेद फोड़ती। या तो एक तरह से कहें तो स्टेट सीक्रेट था कि भाई वहां का राष्ट्रपति जो है सो सठिया चुका है, बीमार है, और इसलिए इनको वही मिलेगा। हालांकि इन लोगों को जो बना सुना मिल रहा है, क्योंकि कमला हैरिस सडनली जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लग रहा है कि वह ट्रंप का जो सपना था दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का, वह खारिज हो जाएगा। जी तो क्या एलन मस्क भी इसलिए हाथ खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वो उतना फंड नहीं देंगे जितना पहले कह रहे थे ट्रंप को? काफी मात्रा में था, $45 मिलियन हर महीने जब तक चुनाव ना हो। यानी यह जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 से 4 महीने इतना में देते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कभी वादा नहीं किया था। वादा किया हो ना किया हो, कितना देंगे नहीं देंगे। हाँ, कहते हैं कि पीएससी वहां पे है, वो एक तरह का एनजीओ है वहां का। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि लोगों को वोट देने में हेल्प करना। वो किसी के पक्ष में कहने के लिए नहीं है, लेकिन तथाकथित रूप से दोनों के लिए हो सकता है, डिपेंड करता है। लोगों को ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाए, जो बैलेट बॉक्स होता है उनके लिए दिया जाए, जिनका अब नहीं बना हुआ नए हैं उनका बनवाया जाए, उनको ये देंगे, ना कि किसी पार्टी को देंगे अपना। देखते हैं क्या होता है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण चुनाव इस बार होने जा रहा है अमेरिका का। वैसे तो इजराइल के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं कमला हैरिस, लेकिन कभी कभी उन्होंने गाजा के हालात को लेकर भी बात की है। इसको लेकर भी लोग सोच रहे हैं कि बड़ी अच्छी होंगी अगर वो चुनी जाएंगी तो। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की, और इसमें पहला जो अपडेट आ रहा है वो आया है चीन की धरती से, और बहुत बड़ा अपडेट है, बल्कि आज की दुनिया का। लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घटनाक्रम वहीं पर हुआ है। फतेह और हमास एक साथ आ गए हैं, और कुल मिलाकर 18 संगठन हैं जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग के बाद गाजा पर हुकूमत संयुक्त रूप से चलाएंगे। सर, ये बड़ा बढ़िया है, ब्रेकिंग न्यूज है, चुपचाप शांति से। इसके पहले भी देखें तो कुछ महीने पहले, शायद अप्रैल में था, और रूस ने सऊदी अरबिया और ईरान को बुलाया था और इनका आपस में समझौता करवाया था। जो भी इसका कारण, चीन ने बुलाया था। हाँ, चीन की हम बात कर रहे हैं, बीजिंग में दोनों आए थे। जो भी इसका कारण हो, ठीक है, उसका पूंजी का निवेश वहां हो रहा है, नहीं चाहता लड़ाई हो, और इसलिए चाहता है कि शांति हो मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा एक ऑप्शन है, एक संभावना है कि चीन की पूंजी वहां लगे, और बहुत जबरदस्त मुनाफा का दर का भी है, क्योंकि वह केवल तेल का ही भंडार नहीं है, लेकिन
इनका जितना सुपर स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाने के लिए, समुद्री मार्ग से जाके जहां तक बात है, ब्रिज से लेके बाकी सब जहां तक है, एनर्जी सेक्टर सबका में हाथ है। और यहाँ पे इन्होंने चुपचाप 18 है या 14 है वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से हमास और फतेह है और बाकी छोटे मोटे जितने भी संगठन हैं, और इन सब के प्रतिनिधियों को बुलाया कि भाई बेवकूफों, तुम्हारे लड़ाई के कारण मिडिल ईस्ट तो ऐसे भी एक साथ नहीं है ना। मिडिल ईस्ट में भी जहां तक देखें सऊदी अरेबिया, टर्की, मिस्र, ये खासकर जॉर्डन, ये सब तुम्हारे विरोधी हैं। तुम लोग आपस में किस खुशी में लड़ रहे हो, और इस चक्कर में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो अभी भी दावा कर रहा है, और लड़ाई के बाद जिस सरकार बनाने की बात हो रही है उसमें बाहर से आ रहे हैं, मलेशिया से आएगा, इंडोनेशिया से आएगा, फिर इजिप्ट वगैरह से आएगा, तुम लोग आपस में मिल जाओ तो हो सकता है। उस हालात में हम लोग, वैसे रूस के शायद विदेश मंत्री भी वहां पहुंचे हुए थे, हालांकि उनका नाम इस समझौते में नहीं है, तो ये सब मिलकर उन्होंने कहा कि करो, हम तुम्हें पीछे से बैकअप करेंगे। और इसके कारण जहां तक देखें, हिजबुल्लाह, हूतीज, ईरान तो सब साथ है ही है इसमें, नॉर्थ कोरिया का भी साथ होगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम हुआ है जियोपॉलिटिकली, युद्ध के हिसाब से भी यह एक चल रहा है कि इनका एक ठोस सॉलिड यूनिटी बन रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसे बीजिंग समझौता कहा जा रहा है, लेकिन अब कुछ और चीजें हैं इसके साथ, उनको समझने की भी जरूरत है। सरकार पूरे इलाके पर, वेस्ट बैंक पर, गाजा पर पैलेस्टाइन अथॉरिटी की एक हो जाएगी, उसमें हमास शामिल हो जाएगा, या अब हमास जो है वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी को चलाएगा और वो वेस्ट बैंक में भी चलाएगा और गाजा में भी चलाएगा, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, युद्ध का खात्मा दो तरीके से होगा। एक तो यह होगा कि पूरी तरह से हमास हार जाए, यानी गाजा में पूरी इजरायली फोर्सेस घुस जाए, जिसकी संभावना अभी कम से कम निकट भविष्य में नजर नहीं आ रहा है। दूसरा यह है कि इजराइल समझौता कर ले उन शर्तों पे जिसपे की दुनिया कह रही है, खासकर दुनिया मतलब अमेरिका नहीं, अमेरिका तो उसके साथ है, जो कि इजराइल तैयार नहीं। उस समझौते के हिसाब से होगा आईसीजे, इस बीजिंग समझौता में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बातें, यानी वर्ल्ड कोर्ट की बातें हुई थी, जिसके हिसाब से इजराइल को माना जा रहा है कि ऑक्यूपेशनल फोर्स है, वह बाहर से आया है, उसे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। यानी अब आधार आईसीजे का होगा, यानी इजरायली फोर्सेस केवल गाजा से ही ना हटे बल्कि वेस्ट बैंक से भी हट जाए। दोनों की संभावना नहीं, तीसरी संभावना यह हो रही है कि युद्ध पूरा भड़क सकता है, यह नजर आ रहा है। यह वेस्टर्न मीडिया में भी यह नजर आने लगी हर जगह कि अब जहां तक है पूरा का पूरा, जिसमें ईरान भी शामिल होगा, हिजबुल्लाह तो होगा ही होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस भी हालत में हो, कम से कम गाजा में तो यह 14-18 संगठन यह तो तैयार हो रहे हैं, इसमें नजर आ रहा है, और इनकी तैयारी चल रही है उस भविष्य के लिए जिसमें अपनी सत्ता लें, और उनकी कोशिश होगी कि इस जेरूसलम के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी इनका सरकार बने, जिसका नाम इन्होंने रिकंसिलिएशन गवर्नमेंट बनाया इंटरिम पीरियड के लिए। जी, क्या चीन भविष्य की आहट को समझ गया है? क्योंकि हमास के नाम पे तो सरकार बनाने को तैयार नहीं होगा अमेरिका और तमाम वेस्ट, लेकिन पैलेस्टाइन अथॉरिटी के हाथों में वो सरकार जरूर सौंप सकता है, और पैलेस्टाइन अथॉरिटी में अगर हमास अपने आप को मर्ज कर दे तो क्या चीन, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि वो भविष्य की आहट को समझ गया है पहले से ही? चीन इस मामले में उसका जो फॉरेन पॉलिसी है वह मतलब मजाक वाला नहीं, कहीं गए भीड़ लगा दिए, कुछ बोल दिए, कुछ उठपटांग कर दिए, वह सब नहीं है। उसके पहले कह दी सही में फॉरेन पॉलिसी देखे तो अमेरिका का भी है कि पूरे देश पर, पूरे विश्व में कब्जा रखना और लूटना है। यूएसएसआर का वैसा फॉरेन पॉलिसी था। तो चीन निश्चित रूप से समझ रहा है, चूंकि उसका केवल नजर ही नहीं है पूरे मिडिल ईस्ट पे, बल्कि वहां उसके दूत हर जगह भरे हुए। अब इसी समझ लीजिए कि 14 फिलिस्तीनियन फैक्शंस को बुलाना आपने है, यानी सबसे संबंध है, सबसे आदान प्रदान हो रहा है, सबसे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसके इंटेलिजेंस वर्ग भी काम कर रहा है चुपचाप। जिस तरह से मोसाद, सीआईए वगैरह का हंगामा होता है, यहां पर चीन का सीक्रेट सर्विसेज का कोई हंगामा नहीं है। तो चीन इस मामले में बड़ी शांतिपूर्वक, जो उसका एजेंडा है कि 2030 हम ये करेंगे और 2050 में ये करेंगे, उस एजेंडे के तहत चलता है। उसके राष्ट्रपति आए जाएं वो बदलाव नहीं होता है, और जो आप कर रहे हैं वह बिल्कुल इस भविष्य की आहट को समझ रहा है। जी, आपने यूएसएसआर का भी जिक्र किया विदेश नीति पर बात करते हुए, और आप बता भी रहे हैं कि विदेशी मंत्री जो है रूस का, वो इस घटना के समय वहां पर मौजूद भी था। तो ऐसे तो हम इनकार नहीं कर सकते कि रूस इसमें नहीं होगा। ये दोनों देश मिलकर, चीन और रूस, क्या अमेरिका जो दादागिरी चलाने की अलग से कोशिश कर रहा कि वही तय करेगा जंग कब खत्म होगी, जंग के बाद क्या होगा, उसको भी मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल, ये अंतिम वाली बात जो आपने कही,
रूस तो खुलेआम बोल ही रहा है कि हम सिंगल पोलर यूनिपोलर वर्ल्ड यानी एक छत्र जो अधिकार है अमेरिका का उसको हम खत्म करके मल्टीपोलर बनाएंगे, यानी सबको बराबर का अधिकार हो। चीन इसमें डायरेक्टली ना बोल रहा है लेकिन फिर भी साथ है तो नजर आ रहा है। और जो चीजें ना भड़क पाई यूक्रेन से, चूंकि यूक्रेन में पूरे नेटो और बाकी 50 51 52 देश मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, वह चीज अब भड़कता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट से हमास के आक्रमण के बाद जो 8 अक्टूबर को हुआ। और इसमें साफ नजर आ रहा है कि हमास के साथ सिर्फ हिजबुल्ला ही नहीं, ईरान भी है और ईरान के पीछे रशिया पूरी तरह से। ईरान यदि युद्ध भड़कता है और इसमें आईडीएफ हारता है और ईरान आगे बढ़ता है तो अमेरिका आएगा, और अमेरिका आएगा तो जो रूस की नीति होगी और चीन भी जो आप कर रहे हैं वह चुपचाप इस तरह के न्यूट्रल नहीं होगी, भले उसकी सेना ना है लेकिन आर्म्स एम्युनिशंस वो पूरी तरह से भरपाई करेगा। वह उसका अंतिम रेड लाइन होगा जहां से चीन और नॉर्थ कोरिया भी अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध के में शामिल होंगे। जी, अगर मान लीजिए इसी घटनाक्रम के साथ साथ एक और बड़ा घटनाक्रम घट गया दुनिया में कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में भी समझौता करा दिया चाइना ने, तो चाइना की क्या इमेज रहेगी सर, बनेगी, क्या बनेगा? अब विश्व गुरु बनने का बहुत सारे देशों का ख्वाब है, या कहते हैं कि बन गए, जिसमें हमारा देश भी एक है, अर्जेंटीना भी है, पता नहीं कहां से किस खुशी में है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना दावा कर रहे हैं, वह तो खत्म ही हो जाएगा। और इस समझौता यदि होता है, वास्तव में यूक्रेन में समझौता होता है, वह रूस के ही शर्तों पे होगा, यानी यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, भले वह यूरोपियन यूनियन का बने, नेटो वहां घुसना बंद होगा, नेटो में और भी भारी तोड़फोड़ होगा। हंगरी और जो दूसरे इस तरह के देश हैं जो कि नेटो से परेशान है, नहीं चाहते यूरोपियन यूनियन का दबदबा हो, अमेरिकी वहां पे वर्चस्व हो, यूरोप की जनता भी भड़केगी, फ्रांस और जर्मनी के जो मालिक अभी बने पड़े हैं उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। फ्रांस में तो देख रहे हैं कि लेफ्ट किस तरह से बढ़ रहा है, तो दुनिया निश्चित रूप से एक नए भविष्य की तरफ बढ़ेगा, काफी अलग जो आज भी। जी, और हो भी सकता है कल को रशिया यही कह दे कि बगैर चाइना के मैं कोई समझौता यूक्रेन के साथ नहीं करूंगा, और यूक्रेन देख भी रहा है चीन की तरफ उम्मीद से। ये अलग बात है कि उधर से ट्रम्प भी आ रहे हैं जिन्होंने कह दिया मैं तो आते ही जंग खत्म करा ही दूंगा, मैं तो दूंगा ही नहीं हथियार वगैरह। अगला अपडेट है अबू धाबी से। यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के अधिकारी यूएई के अधिकारियों के साथ बैठकर कोई गुप्त चर्चा किए हैं। ये गुप्तचर विभाग केवल रूस, ईरान और चीन का थोड़ी, इनका भी काम कर रहा है। और अमेरिका की घिसकती हुई जमीन, चाहे उसकी आर्थिक परिस्थिति हो, डॉलर का दबदबा हो, आर्म्स एंड एम्युनिशंस का हो, जो बेसिस उसके वर्ल्ड ओवर में है, जो आम जनता के बीच में अमेरिका के प्रति एक प्यार था कि डेमोक्रेसी का हब सेंटर है पूरे वर्ल्ड ओवर में, यह सब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह से जो गए हुए हैं नेतान्याहू अमेरिका, केवल भाषण देने थोड़ी गए हुए, इस सब का वो एक हल ढूंढ रहे हैं। इस हल में है कि कैसे इजराइल के दबदबा को रखा जाए, यानी अमेरिकी बेस जो मिडिल ईस्ट में उसको रखा जाए। नंबर 2, पूरे विश्व भर में जो दबदबा है उसको रखा जाए। और यहाँ एक जो चीज है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो चीज यूक्रेन के युद्ध में रशिया ना कर सका, वहां पे हमास के कारण, अब वो हमास से बाहर जा चुका है, लेकिन हमास के कारण जो चीन, रशिया और ईरान कर रहे हैं उसके खिलाफ ये लोग इस मीटिंग में बातचीत कर रहे हैं। जी, जापान जो है वो भी अब प्रतिबंध लगाने लगा है इसराइल के लोगों पर। 4 लोगों के खिलाफ जो वेस्ट बैंक में किया है, मतलब एक शेयर हुआ बोलता है तो बाकी सब बोलते हैं। जापान बिल्कुल अकेला पड़ गया था, यूरोपियन यूनियन के कई देशों लगा है, अमेरिका तक लगा रखा है, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हम क्यों पीछे रहे, हम भी कर देते हैं, और इसी चक्कर में कर दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2 इजरायलियों की मौत के बाद, सॉरी 2 अफगानियों की मौत के बाद ये ईरान में क्या बवाल शुरू हो गया है? ईरान में भी, जैसे एक तरफ पाकिस्तान में अफगानिस्तान के करीब 10 लाख शरणार्थी, ईरान में करीब 5 लाख से अधिक है, शायद 7-8 लाख तक है। और इसके कारण वहां पे इन दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई हैं। और उस जगह में जहां की अफगानिस्तानियों की संख्या ज्यादा है, 2 ईरानियों की मौत हुई है कुछ कुछ समय के अंतराल में, और इससे हंगामा हो गया। ईरान की जनता, यहां तक ईरान के पक्ष विपक्ष दोनों ने कहना शुरू किया है कि इसके कारण में समस्याएं बढ़ गई हैं। और यह अजीबो गरीब बात है कि अफगानिस्तान के शरणार्थी आए हैं, तो
उनको बसाने के बजाय उनके अंदर जो तोड़-फोड़ करने आए हैं, जो तालिबानी है, आईएसआई है, वो उसकी सहायता से पाकिस्तान में तोड़-फोड़ कर रहे हैं, वो ईरान में कर रहे हैं। क्या इनके पीछे अमेरिका का हाथ है? मुझे तो साफ-साफ नज़र आ रहा है। यानी अमेरिका ही नहीं, इसमें इज़राइल का भी हाथ है और ये घटनाएँ घट रही हैं। यानी जनता को शांति से ना बैठने दो, कुछ भी हो जाए, उनको आपस में लड़वाते रहो। जी। क्या तभी अमेरिका कह रहा है कि आईएसआईएस फिर से जबरदस्त तरीके से जिंदा हो रहा है? वो तो झूठ बोल रहा है। पहले आईएसआईएस का उसका 40-50 हज़ार करता था, अभी शायद 5,000 4,000 कर रहा है, 10 गुना घट गया तब से। लेकिन इसका कहने का एक ही मकसद है कि इसके बावजूद कि सितंबर अगली साल में इसको अपनी सेनाएँ हटानी पड़ेगी इराक से, लेकिन वहाँ पे एडवाइज़री उसके कंडीशन पे कि हम एडवाइस करेंगे, 2 400 500 रखेगा, कोशिश करेगा कि 2 4 500 नहीं 1000 1500 रखे और दूसरे देशों के जैसे नेटो के कुछ ये करके और भी रखे, ताकि हमारा वहाँ अड्डा बना रहे। कोशिश वही और कुछ नहीं है। झूठ बोल रहा है बिल्कुल आप अमेरिका। बिल्कुल आपने सही कहा। भई जब डर दिखाओगे, तभी तो बाबा कहलवाओगे, किसी को झाड़-फूँक करोगे, किसी को ताबीज़ दोगे, किसी को गंडा पहनाओगे, किसी से कुछ पैसा उतारोगे और जब डर ही नहीं दिखाओगे, तो कोई जगह क्यों देगा बैठने की। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।